तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन के एक्शन के लिए, जहां लगातार 3 दिनों से रिकॉर्ड बनने के बाद आज फिर से धुआंधार तेजी के संकेत आते दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी से मजबूत शुरुआत होगी तो कितनी और उसके बाद क्या, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 17,700 का स्तर छू चुका है एसजीएक्स निफ्टी। देखना पड़ेगा आज निफ्टी पर इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। और बैंक्स में भी अनिल जी जबरदस्त एक्शन आया है। इन सभी बातों पर आपसे राय लेनी है सर। पहले तो बताएं आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। संकेत बहुत ही बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से, क्योंकि डाउ में अगर आप देखेंगे कि 60 अंकों का नुकसान है और कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो उतने ही नीचे डाउ फ्यूचर थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ रिकवरी जो 350 अंकों की निचले स्तरों से आती हुई दिखी है और उसके बाद सिर्फ 60 अंक नीचे हुआ है बंद, और नैस्डैक हरे निशान में बंद होने में रहा कामयाब। डाउ फ्यूचर सुस्ती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, न बड़ी तेजी न बड़ी कमजोरी, और एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए, हमारे बाजारों के लिए, यहाँ पर आज के लिए। सोने चांदी में तेज गिरावट होती दिख रही है और इस उम्मीद में तेज गिरावट होती दिख रही है कि अमेरिका में इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत आते दिख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म और जिसके दम पर कल बैंक निफ्टी ने बनाया रिकॉर्ड हाई। बैड बैंक को मंजूरी मिल चुकी है और आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक है लखनऊ में। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत होगी। फैसला होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बातचीत होगी इसकी पूरी संभावना। तो शुरुआत आज से होने संभव है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो लगातार हम देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते बड़े निर्णय आते हुए दिख रहे हैं सरकार की तरफ से। आज ऑफ कोर्स जीएसटी की अहम बैठक है और कल हमने देखा बैड बैंक पर खबर आती हुई दिखी। उससे पहले टेलीकॉम सेक्टर के रिलीफ। तो एक्शन में है सरकार और सर एक्शन में है मार्केट्स, और मार्केट से ही शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि फाइनली 7 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी पर भी कल नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा। और आखिरी बार जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने सर साथ में रिकॉर्ड बनाया था तो वो 16 फरवरी को था। तो एग्जैक्टली 7 महीने के गैप के बाद ये होते हुए दिखा है। कैसे देखें, क्योंकि इस समय बाकी मार्केट तो पूरा भाग चुका है, बैंक निफ्टी वहीं का वहीं रहा है। टोटली, लेकिन यहाँ पहुँचा ये भी अपने आप में अचीवमेंट लगता है आजकल तो बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि दीप फरवरी से लेकर अब तक अगर आप बैंकिंग शेयरों में तो आपके कोई खास पैसे बने नहीं इंडेक्स के लिहाज से। हाँ, इस बीच में कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने जरूर पैसे बनाए, लेकिन उसके अलावा बैंकिंग शेयरों ने अंडर परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से इनसे खराब सेक्टर एक ही रहा है, वो है ऑटो। इस दौरान जब 16 फरवरी को पिछला रिकॉर्ड बना था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक साथ बनाया था, तब से लेकर ऑटो सेक्टर 5% के नेगेटिव रिटर्न पर है। उसके अलावा अगर आप देखें तो सिर्फ बैंकिंग शेयर ऐसे हैं जो फ्लैट हुए हैं अब जाकर। तो मेरे ख्याल से पैसा बैंक्स, ऑटो, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स के बाहर बनाए, एक्सेप्ट रियल एस्टेट जरूर उसके बाद चलता हुआ दिखा है। तो अब भी ये तो कह सकते हैं कि थोड़ी जो बैंक निफ्टी की हालत खराब थी थोड़ी सुधरती हुई दिखी है, लेकिन बैंक निफ्टी बड़ी आउट परफॉर्मेंस निफ्टी को करेगा इसको लेकर मुझे अब भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, बैड बैंक बनाए, बैड बैंक बनने से फायदा उनको होता है जो कि सरकारी बैंक है। सरकारी बैंकों का वजन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं के बराबर है। एक एसबीआई को छोड़ दें, बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ दें तो सरकारी बैंक बचे ही बहुत छोटे छोटे हैं और उनका कोई वेटेज खास है नहीं, और सरकारी बैंकों में वो ताकत भी नहीं। इवन एसबीआई 5% 7% बढ़ भी जाए तो कोई बैंकिंग शेयरों का बाजार का मूड ठीक नहीं करता। तो इसलिए बाजार का मूड माहौल बनाने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक चाहिए जो लीड करें और जिनसे बाजार पॉजिटिव फील करे। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि बैंक निफ्टी की लीडरशिप आना अब भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, कम से कम ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छी खबरें आई हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, और जाहिर सी बात है कि लाइफ टाइम हाई पर अब अगर आप इतना ऊपर हैं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी इतना पिछड़ा है तो एक वैल्यू नज़र आती है लोगों को, और उस वैल्यू के लिए जो ट्रिगर कल बनाए वो बैड बैंक की खबर के बाद बनाए। और आपको याद होगा दीप, कल सुबह जब हमने ये दोपहर में जब हमने ये खबर बताई कि वित्त मंत्री की बैठक जो है वो बैड बैंक को लेकर हो सकती, प्रेस कॉन्फ्रेंस माफ़ कीजिएगा, उसके बाद जो बैंक निफ्टी ने रफ्तार दिखाई, तेज़ी दिखाई, वो काबिल तारीफ है। तो ओवरऑल ये अच्छा संकेत है कि चलिए बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। और जहाँ तक बैड बैंक बनाने का सवाल है, बजट में ऑलरेडी वित्त मंत्री ऐलान कर चुकी थी, लंबे समय से इंतजार था कि इसका स्वरूप कैसा होगा, कितना पैसा होगा। 30,000 करोड़ से ज़्यादा की बैंक गारंटी वहाँ डाली जा रही है। सबसे अच्छी बात यह कि तुरंत बैंक्स को पैसा मिल जाएगा। 15% जितने एनपीए हैं उनके एनपीए ट्रांसफर हो जाएंगे बैड बैंक में, यानी कि आपकी जितनी सारी खराब एसेट्स है सब एक अलग बैंक में डाल दो ताकि आपकी बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाए। अब जब वो आप अपनी एसेट्स शिफ्ट करेंगे तो बैंक्स को मिलेगा क्या? सरकारी बैंकों को तुरंत 15% जितने एनपीए वो ट्रांसफर करेंगे उसका 15% तो उन्हें तुरंत मिल जाएगा, और उसके बाद जो रिकवरी की प्रोसेस होगी उसके बेसिस पर उन्हें आगे चलते हुए पैसा मिलता हुआ दिखेगा। तो बैंक्स की बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख सकती है, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती हुई दिखेगी, उनकी
उनके एनपीए के लेवल थोड़े कम होते हुए दिखेंगे दिखने में, क्योंकि वो बैड बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है कि सरकार जो स्ट्रेस असेट्स हैं बैंक्स के पास में, उनसे बैंक्स को उबारने के लिए क्या प्रयास कर रही है, और यही शायद कल बाजार को बहुत पसंद आता हुआ दिखा है। तो ये एक अच्छा कदम है, स्पेशली सरकारी बैंकों के लिए, स्पेशली उन बैंकों के लिए जिनमें एनपीएस काफ़ी ज़्यादा है, और स्पेशली उन बैंकों के लिए जिनमें हाल ही में मर्जर हुए। 3 बैंक्स ऐसे हैं जिनमें दूसरे बैंक्स को मर्ज किया गया है, जो कमज़ोर बैंक्स को मर्ज किया गया है, बीओबी, पीएनबी, कैनबैंक। इन बैंक्स के लिए ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। जी दीप। बिल्कुल, तो चलिए बैंक्स पर तो फोकस रहने ही वाला है फ्रंट एंड सेंटर। एक तो बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया कैचअप दिखाया है, ऊपर से बैड बैंक्स की अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, और कल भी कई सारे बैंक्स पर हमारा फोकस रहा। तो सर आज का सेटअप भी मैं समझना चाहूंगा, और आज के लेवल्स की बात करें उससे पहले मार्केट के अलावा जो गोल्ड मार्केट में कल एक्शन होते हुए दिखा है सर, इसको कैसे समझें? क्योंकि काफी तेज गिरावट इंटरनेशनल मार्केट्स में, करीब $50 की हमने गिरावट देखी थी। इंडियन मार्केट्स में 800 रुपए टूटा था गोल्ड। क्या समझना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी गिरावट गोल्ड में यूजुअली दिखती नहीं है सर। और ये गिरावट इस वजह से आती दिख रही है दीप के बुलियन मार्केट्स यानी सोने और चांदी के व्यापारी ये मानकर चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कि अमेरिका में इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ेगी। देखिए सोना है ना, दुख का साथी है, सुख में सोने को कोई नहीं पूछता। ये बात, ये कहावत भी और सही भी है, क्योंकि आमतौर पर सोने के दाम तब बढ़ते हैं जब इकोनॉमी में मंदी के संकेत हो। आमतौर पर सोने के दाम तब बढ़ते हैं जब दुनिया भर में झगड़े टंटे चल रहे हो, 2 देशों के बीच में युद्ध वाला मामला हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो या इंस्टेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर सोने के दाम बढ़ते हैं। लेकिन जब अगर अमेरिका की और दुनिया भर की इकोनॉमी मजबूती की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे टैपरिंग शुरू होगी, धीरे धीरे ब्याज दरें बढ़ेंगी, धीरे धीरे स्टिमुलस पैकेज वापस लिया जाएगा, अगर ये आम धारणा है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके पोर्टफोलियो में सोना कम होना चाहिए। ये विचारधारा कल बनती हुई दिखी, और जिसके चलते हुए सोने के दाम काफ़ी तेज़ी से गिरे। अब एक्चुअली होता ये है, आमतौर पर पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कि सोना और इक्विटी अलग अलग दिशा में चलते हैं। जब इक्विटी मजबूत होती है तो सोना कमज़ोर होता है, लेकिन पिछले 2 बुल और बेयर मार्केट में अगर आप देखें तो सोने और इक्विटी के दाम साथ साथ चलते नजर आए, और उसकी वजह यह है कि लिक्विडिटी अपना रोल प्ले करती है, और अगर पैसा है तो सोना भी खरीदा जाएगा, पैसा है तो इक्विटी भी खरीदा जाएगा। सो इंटरेस्टिंग है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। मैं गोल्ड का एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ दीप, इक्विटी का भी नहीं, थोड़ा बहुत समझते हैं। तो मुझे ये लगता है 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कि इक्विटी मार्केट की मजबूती सोने को वापस ऊपर खींच ले, या फिर सोने की कमज़ोरी वही रीज़न से इक्विटी मार्केट की भी कमज़ोरी बने। अगर फेड अपनी रेट बढ़ाने की सोचेगा, टैपरिंग करने की सोचेगा, तो वो इक्विटी मार्केट के लिए भी कौन सा अच्छा है। तो उस लिहाज से दोनों अलग अलग दिशा में ज़्यादा वक्त तक चलेंगे, इसकी संभावना कम है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इक्विटी मार्केट तो ठीक ही दिख रहे हैं, कोई ऐसी खराबी है नहीं। तो हो सकता है सोना अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, जो कि 45-46 हज़ार के आसपास आकर सपोर्ट लेता है, ऊपर में 48-49 हज़ार के आसपास वापस से कमज़ोरी हो जाती है। चांदी का भी यही हाल है, 58 से 60-62 हज़ार की रेंज में सपोर्ट है, ऊपर में 68,000 70,000 की रेंज में आते ही सप्लाई आ जाती है। तो मुझे लगता है सोने चांदी भी अपने सपोर्ट रेंज के आसपास पहुंचे हैं, और वहां से सपोर्ट लेकर वापस रिकवर हो जाएंगे, और उसका फ़ायदा मनोवैज्ञानिक तौर पर इक्विटी मार्केट को भी मिलेगा। तो मैं सोने चांदी की गिरावट से न ज़्यादा उत्साहित हूँ न ज़्यादा दुखी हूँ। ओके, और सोने चांदी में जो कुछ भी तेज़ गिरावट हुई है उस पर 11:30 बजे आज हमारा विशेष शो ज़रूर देखिएगा। गोल्ड में मेगा सेल लगी है, और सेल में आमतौर पर आप क्या करते हैं आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो 11:30 बजे ज़रूर देखिएगा, जवाब मिलेगा अब बाय या सेल। जी दी। बिल्कुल सर, तो हमारी खास पेशकश देखना ना भूलें आज 11:30 बजे गोल्ड पर। ये जो बड़ी सेल है, क्या ये आपके लिए खरीदारी का मौका है या नहीं, पर बाजार में खरीदारी का मौका है या नहीं, अनिल जी ये आप बताइए। क्योंकि आज फिर से हम देख रहे हैं, हालांकि कल थोड़ी ग्लोबल सुस्ती दिखी, बट एसजीएक्स निफ्टी पर इसका कोई असर नहीं है। यूजुअली हम इग्नोर ही करते हैं आजकल जिस तरह से एक्शन हो रहा है, बट 17,700 पर एसजीएक्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते सर। क्या देखें आज के संकेतों को? ऊपर खुले जैसा कि एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो डेफिनेटली डीप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका होगा, और फिर इंतजार करें नीचे के लेवल पर, वहाँ से फिर से करें एंट्री। ये आपके लिए राय होगी अगर गैप से सेंचुरी मार्कर निफ्टी ऊपर खुलता है तो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैरिश हूँ या कोई और बात है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से गैप अप ओपनिंग पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वो मैं आपको विस्तार से आगे बताऊँगा। फिलहाल आज के संकेत आप नोट कर लीजिए।
ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं। अमेरिका में उतनी ही कमजोरी हुई कल जितने हम भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। लेकिन एक चीज़ डीप इंटरेस्टिंग है जो हमें नोट करनी चाहिए अमेरिका में, वो ये कि कल पहली बार लंबे समय बाद डाउ की ट्रेडिंग रेंज बढ़ती हुई दिखी है। लगभग 400 पॉइंट की रेंज में डाउ ने ट्रेड किया है। निचले स्तरों से 325 अंकों की रिकवरी के बाद आप 63 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। तो लंबे समय बाद जो छोटी रेंज में अमेरिका के बाजार ट्रेड करते हैं वो रेंज थोड़ी सी बड़ी होती दिखी है। ये इंटरेस्टिंग है। ये अगले हफ्ते के लिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग संकेत देने की तैयारी में है डाउ, जिसे अब हम आपको पढ़ना चाहिए। अब तक का जो ट्रेंड इस हफ्ते का है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, एक दिन तेजी एक दिन मंदी। तो कल मंदी हुई, परसों तेजी थी। अब देखते हैं आज उस ट्रेंड को डाउ मेंटेन करके मजबूत रह पाता है या नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग हो रहा है अमेरिकी बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं। रेंज बढ़ रही है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेंड साफ नज़र नहीं आ रहा है। अगले हफ्ते आपको एक निर्णायक मूव अमेरिकी बाजार दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, उसका इंतजार करना होगा। ये हो गया ग्लोबल मार्केट्स। एफआईज न्यूट्रल रखे मैंने डेटा। घरेलू फंड्स के डेटा नेगेटिव साइड पे हैं। वायदा कारोबार के संकेत कॉशियस हैं, थोड़े से नेगेटिव तो नहीं कहूँगा लेकिन कॉशियस साइड पे थोड़ी सावधानी के हैं। और सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। जी दी बिल्कुल, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि वायदा कारोबार से आज थोड़ा कॉशन जरूर बनता है। लेवल्स की बात करें सर, दिन के लिए बड़े लेवल्स कौन से निकल कर आ रहे हैं? तो दीप लेवल में बताऊं उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा जो मैंने नेगेटिव साइड पर और न्यूट्रल साइड पर एफआईज के रखे वो यही बता दूं, ताकि आपको रेंज को भांपने में ज़्यादा आसानी हो। क्यों है ऐसा? 1622 करोड़ की दमदार खरीदारी कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी है। ठीक है, सामने 1877 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। तो नेट स्टॉक्स में करीबन 150 करोड़ की बिकवाली है एफआईज की तरफ से। 250 करोड़ के आसपास की 234 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की है। यानी कि लगभग आप डायरेक्शनल तौर पर देखें तो एफआईज की तरफ से न्यूट्रल आंकड़े। आमतौर पर हम कैश की खरीदारी को थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा देते हैं, लेकिन सामने अगर बिकवाली जो है वो भी लगभग बराबर है, थोड़ी सी ज़्यादा। इसलिए मैंने आज एफआईज के डेटा न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। घरेलू फंड्स ने 825 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है और ये बिकवाली का आंकड़ा आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। तो इसलिए आज एफएनओ के अगर एफआईज के डेटा आप देखेंगे और आपको लगेगा अरे 1622 करोड़ की कैश में खरीदारी फिर न्यूट्रल कैसे, ये तो बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी देखिए, वहाँ पर आंकड़ा अच्छा है नहीं। ये एक बड़ा संकेत है। दूसरा बड़ा संकेत वायदा कारोबार से जो मिल रहा है, लंबे समय बाद मैंने वायदा कारोबार का संकेत कॉशियस साइड पर रखा है। और अगर आज मैं कह रहा हूँ कि 100-125 पॉइंट ऊपर निफ्टी आपको मिलता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसकी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वजह यही है, वायदा कारोबार के डेटा। कैसे? वायदा कारोबार में पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.58 पर आया है, जो कि हायर साइड पर है। ओवरबॉट तो नहीं है लेकिन हायर साइड पर। और अगर आप 100 पॉइंट और ऊपर खुल जाते हैं तो ये ओवरबॉट की तरफ बढ़ेगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है दीप, कल तक आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा था, वीकली एक्सपायरी थी, भयंकर पोजीशन थी कॉल ऑप्शंस में, पुट ऑप्शंस में। आपने देखा कल हमने डेटा का विश्लेषण किया 2 बजे वाले शो में। आज आपके पास शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं, सिर्फ फ्रेश खरीदारी चाहिए। और फ्रेश खरीदारी आपके पास फंड्स की तरफ से कोई दमदार नहीं है। घरेलू फंड ने बेचा है, एफआईज का न्यूट्रल मामला है। तो इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर अगर आप देखें और एक तरफा जो तेजी बनी उनको मिलाकर देखें, और आपको याद होगा 17,400 के ऊपर ब्रेकआउट पर हम यही बात कह रहे थे कि हमारा टारगेट 17,700 17,800 की रेंज का बनता है। लगभग आप उसके आसपास पहुंच रहे हैं। तो मेरा ये समझना है आज की गैप अप ओपनिंग का फायदा एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए लगाएं। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं और आराम से दोनों तरफ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चिंता नहीं। और फिर आप वापस से नीचे के लेवल पर एंट्री करें। ये 2 आंकड़े ऐसे हैं आपके लिए जो आपको इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा रहे हैं। अब आइए बता दूं अब सपोर्ट जोन क्या है, ताकि अब आपको एक आइडिया लग जाए कि इनके पीछे वजह क्या है कि मैं 100 पॉइंट ऊपर आपको खुलने पर प्रॉफिट बुकिंग की राय दे रहा हूं। जरूरी नहीं आपको शॉर्ट करना है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने की राय है, उस पर ध्यान रखिए। 17,500 17,525 दिन के लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगा। इसके नीचे जाएंगे नहीं, गैप से खुलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर गलती से पहुंचे आज या अगले हफ्ते तो 17,380 से 17,440 ये वो रेंज है जहां पर 100% खरीदारी आपको करनी चाहिए। ऊपर कहां जा सकते हैं पता नहीं। ब्लू स्काई जोन है, लाइफ टाइम हाई है, अंदाज से लेवल दे रहा हूं 17,675 17,725 हल्की रुकावट की रेंज, 17,775 17,800 प्रॉफिट बुकिंग करने की रेंज। बैंक निफ्टी 37,300 37,450 ये है आज के लिए दिन का सपोर्ट जोन। इसके नीचे अगर गए जाएंगे नहीं। 36,900 37,100 अगला मजबूत सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अंदाज से दे रहा हूँ क्योंकि रेंज लेवल है नहीं और डेटा भी कोई खास है नहीं बैंक निफ्टी में। 37,800 38,000 हल्की फुल्की रुकावट।
उसके पार 38,100 38,300 ये भी अंदाज से ही मेरे लेवल है, क्योंकि न ज़्यादा डेटा है और 400 मेरे पास होते ही नहीं। तो ये आपके लिए बड़े जोन हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। दीप, बिल्कुल नए रिकॉर्ड्स हैं और अब यहाँ से अगले अपसाइड लेवल्स क्या आते हैं वो देखना जरूरी रहेगा। पर दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी फिर सर? 700 दिन की ट्रेडिंग रेंज है। सबसे पहला संकेत आपको कमजोरी का तब आएगा जब 17,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। वो भी कमजोरी का तो नहीं कहूँगा मैं, कमजोरी शब्द गलत है इसके लिए, कि भाई यहाँ थोड़ा सा आज कम मजबूत है। वैसा 17,700 के आसपास 675 700 हल्की रुकावट का लेवल, 17,525 17,750 और 17,440 17,775 ये है आपके लिए बड़ी रेंज। 17,440 के नीचे 17,425 के नीचे की कमजोरी मैं देख नहीं रहा। बैंक निफ्टी 37,450 37,900 दिन की छोटी रेंज, 37,300 38,000। कल जहां हम बंद हुए 37,668 बैंक निफ्टी पर, उसके पहले जो बेस्ट क्लोजिंग अब तक हमें मिली थी वो मिली थी 37,300 की। इसलिए मीडियम रेंज आपके लिए 37,300 38,000 की है। ज़्यादा संभावना है इसी रेंज से हम काम चला लें। बड़ी रेंज के तौर पर 37,100 38,100 लेकर आप चल सकते हैं, ये आपके लिए बड़ी रेंज है। अब आइए एफ की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 61% पर है। ख़राब बात क्या है कि एफ अपने इंडेक्स में पोजीशन ही नहीं बढ़ा रहे हैं। मार्केट लाइफ टाइम हाई पर हैं और इनको देखो सिर्फ 60% पे बैठे हैं। अच्छी बात क्या है, अगर किसी वजह से करेक्शन आया तो बढ़िया है, ज़्यादा ओवरबॉट है नहीं, लॉन्ग ज़्यादा है नहीं, बेचने के लिए आएंगे नहीं। इनफैक्ट नीचे के लेवल पर एफ की तरफ से खरीदारी का सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे लिए दूसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.58 पर आया है। ऊपरी स्तरों पर आपको सावधान रहना है और सावधानी की वजह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। विक्स 5% बढ़कर आया है 1441। अगले हफ्ते के लिए संकेत थोड़े उतार चढ़ाव के आते दिख रहे हैं, विक्स से भी और डाउ की बढ़ती हुई ट्रेडिंग रेंज से भी। ये दोनों फैक्टर आप ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बड़े ब्रेकआउट के बाद अब थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए आप हो जाइए तैयार। हालांकि जो अनिल जी कह रहे हैं एफ की लॉन्ग पोजीशन अभी भी कंफर्टेबल दिख रही है। अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर आते हैं सर, क्या करना चाहिए आज मौजूदा पोजीशंस वालों को? थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट किया है। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए 17,500, क्लोजिंग बेसिस पे वही रखा है 17,350। अगर आपको कम रखना है, रिस्क कम रखनी है, 17,500 भी रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन मेरा ये समझ है एक आध दिन और रुकिए, 17,350 रखिए। लेकिन दूर है 250 पौने 300 पॉइंट, अगर आप नहीं रख सकते तो फिर 17,500 रखिए, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। भाई रिस्क लेने की कैपेसिटी, आपकी पॉकेट कितनी डीप है, लॉन्ग किस लेवल पर किया हुआ है, वो डिपेंड करता है। बट अदरवाइज आपको ढंग से स्टॉप लॉस जो रखना है 17,500 इंट्राडे, 17,350 क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 37,300 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, करेक्ट। तो 37,300 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 50 पॉइंट थोड़ी सी बैंक निफ्टी में एडजस्टमेंट, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वही पॉइंट पे पहुंचे। निफ्टी पहुंच जाता है क्योंकि निफ्टी की रेंज छोटी है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा उस हिसाब से वोलेटाइल भी जा सकता है। तो 50 पॉइंट का मैंने मार्जिन रखा है। स्टॉप लॉस 37,300 का निकल कर आता है, मैंने 37,250 रखा है, ताकि अगर 37,300 के आसपास आए, टच होकर वापस आ जाए तो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर ना हो। ये बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। लेकिन जिनको बैंक निफ्टी पर बहुत मजबूत स्टॉप लॉस रखना है दूर, वो आता है बहुत दूर है, 36,800 का आता है, वो देने का मतलब नहीं है। 36,800 का मतलब 800 पॉइंट 850 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस बनता नहीं है। इसलिए मैंने 37,250 37,300 का स्टॉप लॉस रखा है आपके लिए। आइए, अगर आप शॉर्ट है तो होने तो नहीं चाहिए कायदे से। लगातार 2 दिन से इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। कल भी था, हुआ, अगर आपने नहीं काटा तो अब एक और रख लीजिए 17,700 का इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर वो भी सेम है, आपको स्टॉप लॉस लगाकर 37,300 के ऊपर काट लेना था, नहीं काटा है तो अब 38,000 का रख लीजिए। एक और स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का आपका बनेगा, इस पर करना है आपको फोकस। ये आपके लिए दीप सारे स्टॉप लॉसेस के लेवल। जी दीप। बिल्कुल, अब 38,000 की बात हो रही है। कल 37,000 को कन्विंसिंगली आपने देखा बैंक निफ्टी ने टच किया था। अब बताएं सर कि नई पोजीशंस आज आप कैसे बना रहे हैं? नई पोजीशन खरीदे निफ्टी 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,675 725 दो छोटे टारगेट, 750 मीडियम और 800 तक के टारगेट। सो ऊपर में कहीं कहीं जाके रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे पता नहीं, लेवल्स कोई ऐसा खास है नहीं। तो ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं, कहाँ बेचना चाहिए ये भी नहीं पता, क्योंकि क्लियर कट आपके लिए लेवल तो है नहीं बेचने के लिए। आज से अंदाज से 17,750 17,800 आए तो वहाँ एक चांस ले लीजिए बेचने का। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 17,850 का
और नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे वो 17,700, 650, 625, 600 और 550 तक के टारगेट के लिए कर सकते हैं आप बिक वाली। ये राय है आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको 37,300, 37,450 की रेंज अच्छी, अगर वहाँ पर आता है बैंक निफ्टी तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 37,250 का लगा लीजिए, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे। 37,650, 725 दो छोटे टारगेट, 37,800, 37,900 दो मीडियम टारगेट, जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो दूसरा तरीका है आपके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का, और स्टॉप लॉस होगा आपका स्ट्रिक्ट 37,250 का। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे 37,800, उसके बाद आपके टारगेट बनेंगे 37,900, 38,000, 38,100 और 38,300। हर 100 पॉइंट पर 38,100 तक रुकावट है, उसके बाद 38,300 का टारगेट निकल कर आता है बैंक निफ्टी के लिए। शॉर्ट जो करना चाहते हैं, शॉर्ट करने का की राय एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल एक बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश की, दिया है इनफैक्ट, तो हो सकता है बड़ी तेजी बनाने की कोशिश करें, देखते हैं। क्योंकि 37,700 का जो लाइफ हाई था बैंक निफ्टी का 16 फरवरी का, वो कल मैं इसको टच किया हुआ मानता हूं, क्योंकि 37,720 तो लगभग वहीं पहुंचा है। तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पर ब्रेकआउट आना बाकी है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट आ गया तो एक दिन और कंफर्मेशन चाहिए, और वो कंफर्मेशन जब तक नहीं आती तब तक अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं 38,000 के आसपास कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है 38,000 के स्टॉप लॉस से भी कर सकते हैं। आपकी रिस्क लेने की ताकत पर है और आपकी वो अर्जी पर है अंदर की, मतलब मुझे करना ही करना है शॉर्ट, वो उस तरह के लोगों के लिए 38,000 के करीब बेचे। 38,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 37,800, 700 दो छोटे टारगेट, 37,550, 37,450 दो मीडियम टारगेट, और 37,300 के टारगेट के लिए, फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली बैंक निफ्टी में भी। तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल, तो ये सारे लेवल्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं सर। अग्रेसिव पोजीशंस बैंक निफ्टी पर, निफ्टी पर नहीं? नहीं, निफ्टी पर भी मतलब निफ्टी पर तो लेवल ही ऊपर का दिया है काफ़ी, और बैंक निफ्टी पर चूंकि आज ही कल ही ब्रेकआउट हुआ है, तो इसलिए अगर बेचना है तो हाई रिस्क ट्रेडर्स को ही बेचना चाहिए। ट्रेड लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, रिस्क लेना आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, कल बाय द वे मैं एक ट्वीट भी पढ़ रहा था, किसी ने मुझे लिखा था, जैसे वो सानसेरा का आईपीओ कल बंद हुआ था, सानसेरा इंजीनियरिंग के, सर आपने लिखा हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए, इसका मतलब क्या है? अच्छा हुआ किसी ने लिखा है, नहीं मतलब है तो मैं बता दूं, समझा दूं कि हाई रिस्क लेने का बेसिकली हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स वो हैं जो अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं या कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इस बात के लिए तैयार है कि मेरे इन्वेस्टमेंट प्राइस से 15-20% नीचे हो सकता है। अब 15-20% नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो ही, क्योंकि एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, होने की चांसेस बन सकते हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं कि हाई रिस्क लेने के, हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं। अगर आप रिस्क लेने की ताकत नहीं रखते हैं फिर छोड़ दें, फिर अपसाइड बने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो फिर पैसा लगाइए। अब इस रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है? रिस्क कम करने का एक ही तरीका है मार्केट में, और वो है जितना आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे उतनी रिस्क कम हो जाती है। करेक्ट? तो इसलिए अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो एक बार अगर 10-15-20% में, ये खाली ऐसा नहीं ज़रूरी इस आईपीओ की बात ही नहीं है, इन जनरल भी, तो फिर अगर जब आप हाई रिस्क टेकिंग बेट लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई आईपीओ में पैसा लगाते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो फिर इस बात के चांसेस आपके लिए काफ़ी बन जाते हैं कि अगर एक बार नीचे खुला भी, स्टॉक नीचे आया तो भी बाद में वापस वो ऊपर आ जाएगा और आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसलिए जो कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें 15-20%, 10% नीचे देखने की आदत नहीं है, या देखने से हड़बड़ाहट होती है, या जो फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते हैं, फिर ऐसा लगे कि बस मेरी प्राइस आई मैं निकल जाऊँ, उन लोगों को इस तरह के स्टॉक से या इस तरह के ट्रेड से दूर रहना चाहिए। ये या इसमें बजाय मैं लिख रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने के बजाय ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को समझें, आपकी माइंड सेट क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है। आप चेतेश्वर पुजारा को बोलोगे T20 खेलो, तो जो खिलाएगा उसका भी नुकसान है और उसका खुद का भी नुकसान है। करेक्ट? तो हर तरह के प्लेयर का वो अपना एक तरीका है। तो आप टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, T20 के प्लेयर हैं, या वनडे टाइप के, बहुत कम धोनी या कोहली टाइप के जो तीनों फॉर्मेट में बढ़िया खेलते हैं, वो तो हम हैं नहीं। तो जो हम हैं, हम क्या हैं, अगर हम ये पहचान लें तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए आपको अपना टेम्परामेंट पहचानना ज़रूरी है कि आप कितने रिस्क ले सकते हैं, कितना लंबा समय के लिए पैसा लगा सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। जी दीप।
बिल्कुल, तो अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी एपेटाइट के हिसाब से आपको एक्शन बाजार में लेना चाहिए, ये अनिल जी की तरफ से क्लियर राय और संकेत आपके लिए। सर, बैन लिस्ट में काफ़ी बदलाव आज हुए हैं। आप अगर देखें, एक तो सेल आ गया है बैन में, लंबे समय बाद सेल जो वैसे यूजुअली मेन स्टे रहता है बैन का, अब ये बैन में आ गया है। पर 4 स्टॉक्स कल बैन से बाहर निकले हैं, कैनरा बैंक, IRCTC, वोडाफोन आइडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पर आप रखिए नजर। जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, एस्कॉर्ट्स, एक्साइड और नैल्को ये अभी भी बैन में बने हुए हैं। सर, फंड्स का डेटा तो आपने समझा दिया, वायदा कारोबार के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए? दीप, बैन लिस्ट में ये जो बदलाव है ना, मुझे अच्छा लगा। वो कोई स्टॉक आके बैन में पड़े रहे ना, उसमें मजा नहीं आता। आते जाते रहो, आते जाते रहने में क्या एक्शन होता रहता है, नहीं तो क्या होता है वो ठंडा हो जाता है स्टॉक। बीच में आपने देखा ना, हम बात भी कर रहे थे, वो वॉल्यूम ही खत्म हो जाता है मुश्किल से 2-5 हज़ार। एक आध कौन सा स्टॉक था जिसमें तो दिन भर वॉल्यूम ही नहीं हुआ, फिर जब हमने कवर किया तो थोड़े बहुत 2-5 हज़ार शेयरों का वॉल्यूम। सन टीवी। सो इसलिए क्या है, बैन में आते जाते रहना चाहिए। इसमें 2 फायदे हैं, एक वॉल्यूम होता है, दूसरा हमारे आशीष चतुर्वेदी वो भी बिजी रहते हैं। नहीं तो कई बार आशीष सोचते हैं दोपहर के बाद अब मेरा काम क्या बचा है क्लोजिंग वाले शो में। सो कम से कम है ना, एक्शन होते रहना चाहिए। आइए, अब आपने वायदा कारोबार के डेटा पूछे तो 37,000 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का। अच्छा, नई सीरीज की शुरुआत है वीकली की, डेटा बहुत कम है। निफ्टी पे भी 17,500 एक सपोर्ट के तौर पर दिख रहा है। ऊपर कोई 10-15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में भी कोई मतलब नहीं है, डेटा बहुत ही छोटे, छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, नजर रखते हैं पर रिकॉर्ड हाइज पर है बाजार और यहाँ से क्या चाल रहती है, क्योंकि आज संकेत भी SGX से एक बार फिर से पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। आइए फिर नजर डालते हैं आज के स्टॉक्स पर, क्योंकि ढेरों स्टॉक्स खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष के पास चलते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नजर रखनी है, क्योंकि GST काउंसिल की बैठक है और वहाँ पे पेट्रोल और डीजल को GST में लाने पे विचार संभव है। तो देखना होगा इसका कितना रिएक्शन इन काउंटर्स पे देखने मिलता है। वही बाजार बंद होने के बाद FTSE की रीबैलेंसिंग होने वाली है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है उसके चलते भी हरकत में रहेंगे। CSE 1:10 रेशियो में शेयर विभाजन की आज एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट होगा इस काउंटर में। इसके अलावा एडजस्टमेंट होगा एक्स डिविडेंड का। MGL 14 रुपये प्रति शेयर, MSTC 4 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर और हिडलबर्ग सीमेंट 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। तो यहाँ पे आज उसकी एक्स डेट है, एडजस्टमेंट यहाँ पे भी होने वाला है। शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क में RPSG वेंचर्स, जेंसार टेक्नोलॉजीज और गणेश बेंजोप्लास्ट को डाला गया है, तो इसके चलते इन काउंटर पर नजर रखेगा। और सांसेरा इंजीनियरिंग आखिरी दिन 11.47 टाइम्स भरा है ये IPO, तो एक IPO का अपडेट है। बिल्कुल, तो ये तो रहे आपके लिए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और IPO अपडेट। आइए अब देवांशी से जानते हैं कुछ और बड़ी खबरें आज के लिए। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर जो OFS कल खुला था, वो आज रिटेल निवेशकों के लिए OFS खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि कल नॉन रिटेल निवेशकों से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आता हुआ नहीं दिखा है। 1.4 टाइम्स ये इशू जो है OFS वो भरता हुआ दिखा, यानी कि 141% का जो रिस्पॉन्स है वो इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा। और इसी के चलते सरकार का ये कहना है कि पूरे 5% का जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अब केवल 2% के जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसी को एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे। तो अब कुल OFS के जरिए सरकार 7.06% हिस्सा बेचती हुई दिखेगी। OFS का जो फ्लो प्राइस है वो 116 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है। बायोकॉन, इसके लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है, जहां पे बायोकॉन बायोलॉजिक्स उनकी जो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, और सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है, करार किया है, जहां पे कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज और बायोकॉन बायोलॉजिक्स के बीच में एक मर्जर होता हुआ दिखेगा। BBL के पास सीरम इंस्टीट्यूट में सालाना 100 मिलियन डोसेस जो हैं वैक्सीन्स के, उसका एक्सेस होता हुआ दिखेगा। 15 साल के लिए एक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। और दूसरी तरफ जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बायोकॉन बायोलॉजिक्स में हिस्सा खरीदेगी। $4.9 मिलियन तक के जो, या फिर आप कह सकते हैं 490 करोड़ तक के जो वैल्यूएशंस हैं, इस वैल्यूएशंस पर यहाँ पे 15% हिस्सा सीरम इंस्टीट्यूट BBL में खरीदती हुई दिखेगी। और इसके साथ ही आदर पूनावाला को BBL में बोर्ड पर एक जगह भी मिलती हुई दिखेगी। तो ये अलायंस फिलहाल बायोकॉन बायोलॉजिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच में होता हुआ दिख रहा है। एशियन एनर्जी सर्विसेज, ये
बताया था और आज भी ये स्टॉक फोकस में होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में निवेश करने के लिए आज बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। हीरो मोटोकॉर्प इसके लिए अच्छी खबर है, जहां पे स्कूटर और बाइक्स की जो कीमतें हैं कंपनी 3,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। 20 सितंबर को ये जो नई कीमतें हैं वो लागू होती हुई दिखेगी और जितने भी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे यही कंपनी पास ऑन करती हुई दिख रही है। इसके साथ ही टीवीएस मोटर पर भी आप नजर रखें, जहां पे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है गो कॉर्पोरेशन, वहां पे कंपनी ने करीब 80% तक की उसकी जो इक्विटी है उसका अधिग्रहण कर लिया है। 1316 करोड़ के आसपास का ये अधिग्रहण होता हुआ दिख रहा है। ई मोबिलिटी में ये कंपनी कामकाज करती हुई दिख रही है, तो इसी के चलते टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प ऑटो स्टॉक से जहां पे आज फोकस बना रहेगा। बिल्कुल, तो ऑटो कंपनीज पर रखिए नजर क्योंकि ढेरों खबरें यहां पर आती हुई दिख रही हैं। आइए कुछ और ही ऐसी बड़ी खबरें मानसी के पास भी हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। हिंडाल्को नाल्को पर नजर रखनी होगी क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी है और 5 साल के लिए चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से इंपोर्ट पर ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा पूनावाला फिनकॉर्प कंपनी के एमडी अभय भूतड़ा ने इस्तीफा दिया है। पूनावाला फिनकॉर्प के ग्रुप सीईओ विजय देशवाल कंपनी का कामकाज अब देखेंगे। आपको बता दें ये रेजिग्नेशन जो है भूतड़ा के अगेंस्ट सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशन के बाद आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो जिसके चलते पूनावाला फिनकॉर्प पर एक बार नजर रखनी होगी। प्रेसिशन कैम्पशाफ्ट कंपनी ने मिड साइज पैसेंजर एसी बस को अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक बस में बदला है। ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसकी टेस्टिंग फिलहाल कर रहा है। कॉस्मो फिल्म्स औरंगाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी BOPP इकाई यानी कि एक तरह की प्लास्टिक लेबल मटेरियल फिल्म की इकाई जो है उसे लगाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। 350 करोड़ का यहां पर निवेश किया जाएगा और करीब 67,000 मिलियन टन प्लांट की क्षमता होती देखने को मिलेगी। FY 24-25 तक इकाई से उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसके चलते ये कंपनी फोकस में आज रहेगी। इमामी पेपर मिल्स L&T म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जो है 6.65% से घटकर अब 4.64% होती हुई देखने को मिली है, जिसके चलते इमामी पेपर पर एक बार नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो नजर रहेगी इन सारे स्टॉक्स पर। भरपूर एक्शन होने वाला है आज खबरों के दम पर आइए कुछ और शेयर्स भी फोकस में रहेंगे। खबरें भी हैं और कई सारी बल्क डील्स, प्रमोटर डील्स भी हुई हैं। वरुण, बताएं इनके बारे में। ओके दीप, तो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे वोक्सवैगन की व्हीकल फाइनेंस कारोबार जो है उसका अधिग्रहण इस कंपनी ने कर लिया है। वोक्सवैगन की व्हीकल फाइनेंस के पास करीब 30,000 ग्राहक है और इसका AUM 1340 करोड़ का है। कुछ बल्क डील्स में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल यहाँ पे कैम्ब्रिज मॉरिशस ने करीब 2,34,000 शेयर्स बेचे हैं 415 के भाव पे। इंसाइडर ट्रेड्स में अपोलो टायर्स यहाँ पे प्रमोटर्स ने 13 तारीख को 3.25 लाख शेयर्स बेचे हैं। कार्डा कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रमोटर्स ने 60 लाख शेयर बेचे हैं 14 सितंबर को। और सुदर्शन केमिकल्स में भी प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है, 15 तारीख को ही बिकवाली हुई है। करीब 5,70,000 शेयर्स के आसपास इन्होंने बेचे हैं। तो ये वो इंसाइडर ट्रेड्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन सारे काउंटर्स पर। आइए अब एक बार नजर डाल देते हैं आज के ब्रोकरेज एक्शन पर भी FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रहे हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कल आईटीसी में बड़ा मूव आया था। आज ब्रोकरेज हाउस CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 265 रुपए का लक्ष्य दिया, 231 कल की क्लोजिंग और ये मान रहे जो इनका कैश काउ है यानी सिगरेट कारोबार, यहाँ पर वॉल्यूम रिकवरी काफी बढ़िया देखने को मिल रही है और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो इन्हें आकर्षक नजर आ रहे हैं, जिसके चलते देखें खरीदारी की राय को इन्होंने बरकरार रखा है। 265 रुपए के लक्ष्य ले। भारतीय एयरटेल पर नजर रखिएगा। मैक्वारी की रिपोर्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 867 के लक्ष्य के लिए। 718 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि स्टॉक पर इनका कन्विक्शन काफी ज्यादा है। टाटा पावर पर नजर रखिएगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 85 रुपए के लक्ष्य के लिए। 140 कल की क्लोजिंग है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। मान रहे कि ईवी इकोसिस्टम में इनकी प्रेजेंस जो है काफी बढ़ रही है। 5 से 6 ग्रुप कंपनी जैसी हैं जो इस इकोसिस्टम में काम कर रही हैं, तो आगे जाकर इसमें एक बढ़िया अवसर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद भी अगर आप देखें तो इनकी जो राय स्टॉक पर बदलती हुई नजर नहीं आई है।
जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर कर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और लक्ष्य बढ़ाकर 320 कर दिया है। 247 कल की क्लोजिंग है। टीवीएस मोटर्स, इन्होंने जो है यूरोपियन कंपनी का जो अधिग्रहण किया, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 412 रुपए के लक्ष्य लिए 545 कल की क्लोजिंग है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रेटिंग टारगेट प्राइस दोनों करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है। हालांकि जो कमेंट्री मैं देख रहा हूँ अच्छी है, वो मान रहे हैं कि दो अधिग्रहण इन्होंने ई व्हीकल सेगमेंट में किए हैं, तो इससे आगे जाकर फायदा देखने को मिलेगा। लुपिन कल इन्होंने जो सेटलमेंट किया था, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1335 रुपए के लक्ष्य के लिए करीब 970 कल की क्लोजिंग है। लेकिन ये मान रहे कि थोड़ा सा नेगेटिव है, आगे जाकर जो कंपनी की बुक से जो कैश गया है उससे इनके नेक्स्ट जो ग्रोथ एवेन्यूज है और जो आगे जाकर अधिग्रहण कर सकते थे उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। और आखिरी रिपोर्ट है एसबीआई लाइफ पर, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1650 रुपए के लक्ष्य के लिए 1185 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि कंपनी जो है काफी शानदार है और इंडस्ट्री बेस्ट जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टॉक पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा पूरा फोकस और एक्शन भी। आइए बढ़ते हैं आगे, तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स। वक्त है पिक ऑफ द डे के बिगुल का। और जैसा कि पहले डिस्क्लोजर के साथ कुणाल जी और राकेश जी ने बताया कि गुरुवार की शाम को वो मिलेंगे दोनों और कुछ खिचड़ी पकाएंगे और खाएंगे भी, और उसके बाद हमें बताएंगे एक जॉइंट पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, बताइए क्या पकाया है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने कल एक शिखर वार्ता की और उसमें अनिल जी सर्वसम्मति से एक हमने पारित किया है स्टॉक को, जिसका नाम है बीएफ यूटिलिटीज़। चार्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर अनिल जी एक पैटर्न बना है जिसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट हुआ है कल के ट्रेड में और हमें उम्मीद है कि इसमें आपको 520 525 तक की एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो बीएफ यूटिलिटीज़ पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है। चांसेस ऑफ बैक रिवर्सल वेरी लेस। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट 431, 431 का स्टॉप लॉस, 495, 495 पहला टारगेट, 515 दूसरा टारगेट। बीएफ यूटिलिटी है हमारा जॉइंट पिक ऑफ द डे। मेरा धन्यवाद स्वीकार कर लें, एसआईपी स्टॉक के तौर पर इसे हमने रिकमेंड किया है। इनफैक्ट इस स्टॉक को भी कई बार लगातार रिकमेंड किया है। वाकई में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है और यहाँ से भी बढ़िया अपसाइड आपके लिए बनती हुई दिख सकती है। इस पर करें फोकस खरीदारी करने के लिए आज से 495 515 दो टारगेट। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैं यहाँ पर दो स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूँगा। दोनों में सिमिलर फॉर्मेशंस है, फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है ऑन द डेली स्केल और दोनों मैच्योर हो चुके हैं। सो एक जो स्टॉक है उसका कल भी हमने जिक्र किया था, स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। यहाँ पर कल के सत्र में 795 800 के आसपास एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग मुझे लग रहा है मोमेंटम 832 तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 790 के आसपास। एंड जो दूसरा स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है कल के सत्र में। जिस तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है, पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 2520 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं, बट इंट्राडे के लिहाज से 2480-85 के आसपास की प्राइस एक्सपेक्टेशन होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2390 के आसपास एंड खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में भी। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आती हुई दिख रही है सचिन जी की तरफ से। ये स्टॉक भी लगातार कमाल करता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक भी पसंद आता हुआ दिख रहा है। 2428 पर बंद हुआ है, 2390 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप खरीदारी करें। ऊपर के टारगेट 2480 और 2520 के। और एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से कल क्लोजिंग वाले शो में जय ने भी पसंद किया था। दो जनों की रिकमेंडेशन थी, सचिन जी की भी थी और शायद जय की भी रही होगी। तो दो रिकमेंडेशन एक्सिस बैंक पर आती हुई दिखी है यहाँ पर खरीदारी करने के लिहाज से। जी हाँ, सेठी साहब ने भी एक्सिस बैंक रिकमेंड किया था, जय ने भी किया था और अब सचिन जी को भी पसंद आ रहा है। तो क्या बात है, एक्सिस बैंक पर सब लोग बड़े बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सचिन जी एक्सिस बैंक की बात करें, उसके अलावा बैंक निफ्टी पर जहां पर आपने बहुत ही बोल्ड और बेहतरीन कॉल दिया था कि नए हाइस की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, आता हुआ दिख भी गया है। पहले तो बधाई। बताएं सर, आप बैंक निफ्टी के लिए बड़े टारगेट्स क्या हैं आपके? थैंक यू अनिल जी।
जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 38,300 के आसपास पहले तो इवैल्यूएशन पॉइंट आएगा, बट जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 39,600 का जो पोजिशनल टारगेट है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर टारगेट भी जल्दी अचीव होना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में भी एक अच्छा रिवर्सल हुआ है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें और स्पेशली एडीएक्स एक इंडिकेटर है जिसे हम काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो इसकी रीडिंग अभी ब्रेकआउट लेवल पे आई है, तो मुझे लग रहा है यही शुरुआत है मोमेंटम की। एंड आई थिंक कल के सत्र में शायद एक टारगेट के बारे में बात हुई थी अराउंड 42,000 के आसपास की, तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी आ जाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम देना होगा, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है मोमेंटम की शुरुआत तो अभी अभी हुई है, सो डेफिनेटली लॉन्ग्स को मेंटेन रखना चाहिए। लगभग अराउंड 36,900 के आसपास का एक कभी एलिवेटेड बेस नजर आ रहा है, क्योंकि 37,000 का एक काफ़ी बड़ा हर्डल था, तो जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, मुझे लग रहा है तब तक ये ट्रेंड मोमेंटम स्ट्रांग ही रहना चाहिए। सो पहला पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन होगा 38,300, 39,600 सेकेंड टारगेट, एंड आई थिंक 42,000 आई थिंक सुमित ने इसकी बात की है, तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल्स भी जल्दी हासिल होने चाहिए। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक पर आए। सिद्धार्थ सैदानी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। अनिल जी, आज खास दिन है, मस्ती की पाठशाला के साथ आज हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे, आज खास दिन है, तो दो स्टॉक लेके आया हूँ आज पिक ऑफ द डे के तौर पे। पहला स्टॉक सुबह सुबह में आरती तो जरूर उतारनी चाहिए प्रभु की, और पहला स्टॉक होगा आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 1075 का। बेंजीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरती इंडस्ट्री में, जिस हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहे हैं, इनकी जो आय है वो डबल हो जाएगी FY24 में। तो आरती इंडस्ट्री। और दूसरा स्टॉक है सुरक्षा कवच, और वो है SBI लाइफ, टारगेट होगा 1325 का। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस बहुत मजबूत कर रहा है, प्रीमियम में बढ़ोतरी हो रही है, मार्केट शेयर बेहतर होते जा रहा है। SBI लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हो सकता है निवेश के पर्सपेक्टिव से। दोनों के टारगेट निवेश के पर्सपेक्टिव से, पर मुझे लगता है कि आज शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा मूव आ सकता है। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको ये एक्शन में आते हुए दिख ही सकते हैं, बट पोजिशनल बेसिस या निवेश के पर्सपेक्टिव से भी आप नजर रखें। आरती इंडस्ट्रीज, कल वागले साहब किरण जी की तरफ से भी यहाँ पर आपको कॉल आती हुई दिखी थी, मोमेंटम में है काउंटर। SBI लाइफ पर भी आपके लिए कॉल आती हुई दिखी थी सुमित जी की तरफ से, तो नजर रखिएगा। दोनों स्टॉक्स टेक्निकली भी एक्शन में है और साथ ही खबरों के दम पर भी मूवमेंट दिखा सकते हैं। बायोकॉन, क्या इस पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, ये जानना जरूरी है। खबर तो अच्छी आई है, जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स का करार हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। बंसल जी बताएं, कल भी थोड़ा स्टॉक एक्शन में दिखा था, क्या फाइनली अब बायोकॉन मूवमेंट के लिए तैयार है? देखिए दीपांशु, कल एक्शन था, साथ साथ एक टेक्निकली एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है दीपांशु, कल के ब्रेकआउट के अंदर इस स्टॉक ने जो ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था 373 के नीचे, और उसके बाद ही एक बड़ा मेल्टडाउन टूवर्ड 335 देखने को मिला है। तो कल 373 की नेकलाइन के ऊपर भी निकला है, तो डेफिनेटली ये जो अपमूव शुरू हुआ है ये एक्सटेंड हो सकता है, और एक दो दिन में यहाँ पर 390 395 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन 390 395 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अच्छी खबर है कंपनी के लिए, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ करार बायोलॉजिक्स बिजनेस का वैक्सीन के लिए। यहाँ पर हीरो मोटो, सच जी जरा इस पर अपनी राय दें। थोड़ा एक्शन दिखा है हमें हीरो मोटो, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में स्कूटर और बाइक्स की कीमत 3,000 रुपए तक बढ़ा रहे हैं 20 तारीख से। चार्ट्स पर कैसा दिखता है हीरो मोटो सर? दीपांशु, इनफैक्ट इसमें एक रिवर्सल हमने आइडेंटिफाई किया था अराउंड 2730 के लेवल्स के आसपास, एंड 2900 की प्राइस एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उस लेवल के आसपास कोइंसाइड हो रहा था। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आया है काउंटर में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली यहाँ पर अपने लॉन्ग पोजिशन को रिटेन ही करना चाहिए। 3100 3130 के आसपास की एक्सपेक्टेशन होगी। जिस तरीके से ये मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लग रहा है 2865 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम जारी रह सकता है। तो अगर डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए 3130 के टारगेट के लिए।
ओके, तो नजर रखें, डिप्स अगर मिले खरीदारी का मौका करें, प्राइस बढ़ा रहे हैं ये, नजर रखिएगा काउंटर पर। टीवीएस मोटर्स के लिए भी खबर आई है, इन्होंने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है गो कॉर्पोरेशन, उनका अधिग्रहण किया है। ई मोबिलिटी, ई व्हीकल्स के लिए ये डील की गई है, करीब 1316 करोड़ का ये डील है। कुणाल जी, टीवीएस मोटर्स की चार्ट पर कोई राय सर? देखिए दीपांशु, स्टॉक में एक अपसाइड बना है, लेकिन 555 के आसपास एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आज इस खबर के चलते स्टॉक 555 के ऊपर निकल जाता है, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आता है, तब जरूर इसमें खरीदारी करें, अन्यथा वेट एंड वॉच करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स, नजर रखिएगा इस काउंटर पर भी। सिद्धार्थ जी, पीएलआई स्कीम काफी सारे सेक्टर्स पर फोकस आ रहा है, कल अपडेट ये भी आया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स व्हाइट गुड्स की जो पीएलआई स्कीम है उसमें काफी सारी कंपनीज के नाम है, करीब 6000 करोड़ के निवेश की बात की जा रही है अगले 5 साल में, और काफी सारे काउंटर्स जो आप ट्रैक करते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नाम है, वोल्टास है, हैवेल्स है। कैसे देखें इस डेवलपमेंट को सर, और फिर यहां से कौन सी कंपनीज पर आपका फोकस रहेगा? पीएलआई एक बहुत मजबूत रिफॉर्म है गवर्नमेंट द्वारा किया, और हमारे जी बिजनेस में भी एक एक्सक्लूसिव शो हुआ है पीएलआई के ऊपर। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी रिफॉर्म है ये। और कंज्यूमर व्हाइट गुड्स की अगर मैं बात करूं तो आपने सही पहचाना और सही याद रखा, डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन, क्योंकि एलईडी पैनल्स जो टीवी के होते हैं, मोबाइल फोन्स और बहुत कुछ में है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है 5000 रुपए के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है मुझे लगता है क्रॉम्पटन कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है यही स्पेस से, जो मुझे बहुत मजबूत लगता है आने वाले टाइम में। तो दोनों ही कंपनियों पे जरूर नजर रख के आप खरीदारी भी कर सकते हैं जहां आपको गिरावट मिले। ओके, तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक, तो ऑफकोर्स सिद्धार्थ जी को पसंद है ही। क्रॉम्पटन कंज्यूमर ये भी एक काउंटर है जहां पर आपको रखनी नजर। वैसे इस पूरे स्पेस में ही हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त एक्शन बना हुआ था। कुछ और काउंटर्स जो आज आपको एक बढ़िया मूव दिखा सकते हैं, हिंडाल्को, बंसल जी इसकी चार्ट पर राय दें। एंटी डंपिंग ड्यूटी और फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल पर लगा दी गई है सरकार की तरफ से, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों से आने वाली, ऑलरेडी मोमेंटम में रहा है हिंडाल्को। यहां से चार्ट कैसी दिखती है सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स तो अच्छे हैं, स्टॉक नए हाइस पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली हम शॉर्ट टर्म के लेवल्स देखें तो नीचे में 479 नीचे में एक सपोर्ट है, अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है, और एक बार 488 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा नए हाइस के ऊपर आएगा। 488 के ऊपर निकलेगा तो इंट्राडे के अंदर 495 496 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 495 496 के लेवल्स के करीब जाते हुए दिख सकता है हिंडाल्को। कल थोड़ी मुनाफा वसूली इस स्पेस में दिखी थी, नाल्को भी हालांकि बैन में है, कल थोड़ा सुस्त दिखा था, पर नजर रखते हैं। खबर तो इन दोनों कंपनीज के लिए वैसे अच्छी आती हुई दिखी है आपको। सचिन जी, कॉस्मो फिल्म्स, इस पर राय दें। औरंगाबाद में एक बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, बल्कि बीओपीपी का सबसे बड़ा प्लांट दुनिया के ये लगाने वाले हैं, करीब 350 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कॉस्मो फिल्म्स मोमेंटम में रहा है पूरा स्पेस, ये काउंटर चार्ट पर कैसा दिखता है? दीपांशु, अगर हम इसे वीकली मंथली चार्ट पे देखें तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी एक्सटेंडेड मूव यहाँ पर अनलॉक हुई है, एंड लगभग 200 लेवल से ये पर्टिकुलर हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अभी तक मेंटेन्ड है। सो इमीडिएट बेसिस पे जो इसने एक एलिवेटेड बेस बनाया अराउंड 1350 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस होल्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 1750 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपको काफ़ी टाइट रखना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 1350 निकल जाता है तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि इसके वीकली एंड मंथली आरएसआई काफ़ी बड़े ओवरबॉट जोन में है, वहाँ पर थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा, एंड 1750 के आसपास रिव्यू की खरीदारी करने की राय कॉस्मो फिल्म्स पर। आइए, एक बिग ब्रेकिंग आपके सामने आती हुई दिख रही है, और यह है गुजरात फ्लोरो को लेकर चीन से होने वाले इंपोर्ट पर जांच शुरू हुई है। PTFE ये है वो प्रोडक्ट जो चीन से इंपोर्ट किया जाता है और चीन की तरफ से इसे डंप किया जा रहा है, और इसके खिलाफ गुजरात फ्लोरो ने जांच करने की शिकायत दर्ज करवाई थी, और DGTR ने इसकी जाँच शुरू की है। अनुराग शाह हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। अनुराग, बताइए क्या है पूरी खबर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं पीटीएफई की फुल फॉर्म बता देता हूं। काफी बड़ा नाम है इंग्लिश के अंदर, 23 अल्फाबेट का ये नाम है। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जो आपका फ्राइंग पैन होता है ना, तो उसकी कोटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। C2F2 इसका फॉर्मूला है और जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये जो इंपोर्ट होता है चीन से पीटीएफई, वहां पर गुजरात फ्लोरो ने शिकायत दर्ज कराई और कहा है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो समीक्षा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी होने के बावजूद भी इसका थोड़ा बहुत इंपोर्ट हो रहा है और घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। और गुजरात फ्लोरो ने साफ साफ अपने आवेदन में कहा है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी की समीक्षा जांच के बाद ये जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहनी चाहिए। तो डीजीटीआर ने जो इसकी जांच है वो शुरू कर दी है। तो एक तरह से गुजरात फ्लोरो के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, गुजरात फ्लोरो के लिए अच्छी खबर आपको आती हुई दिख रही है। डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग ड्यूटी की समीक्षा जांच शुरू कर दी है, जैसा कि अनुराग हमें बता रहे थे। और यूज होता है फ्राइंग पैन में, तो काफी वाइड बेस्ड एप्लीकेशन है इसका। और सिद्धार्थ जी, लगातार आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने इस पर राय भी दी थी एसपीएल मिड कैप्स में। बताएं सर, गुजरात फ्लोरो कैसे देखना चाहिए इस खबर के इंपैक्ट को? बिल्कुल सटीक याद रखा आपने दीपांशु। गुजरात फ्लोरो का जो ये न्यूज है, बहुत पॉजिटिव न्यूज है, जो पीटीएफई पे एक एंटी डंपिंग लग सकती है। तो ये एक बहुत मेन मटेरियल है जहां पे गुजरात फ्लोरो मैन्युफैक्चर करता है इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेंट सेगमेंट में। साथ ही साथ और भी कई सारे सेगमेंट्स है, जैसे कि लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट, ये भी एक नया केमिकल है जिसके लिए फाइलिंग की है कंपनी ने, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज में, लिथियम आयन बैटरीज में लगेगी। तो गुजरात फ्लोरो दमदार स्टॉक, ये खबर के कारण भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऐसे भी बहुत दमदार है। 1840 का टारगेट। गुजरात फ्लोर में करें खरीदारी। सिद्धार्थ जी की पहले भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है शामिल।